सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं टेबल ग्रुप के अंतर्गत एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको टेबल्स ऑप्शन के बारे में और लेआउट वाला ऑप्शन और प्लस डिजाइन वाले ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया था। जो आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका टेबल ग्रुप के अंतर्गत एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके बारे में मैंने बताया था ना। सबसे पहले मैंने इंसर्ट टेबल के बारे में आपको बता दिया था, ड्रा टेबल के भी बारे में बता दिया था, और ये जो अनहाइलाइट है इसको भी तो मैंने बताया था। हाँ, टेबल को लाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम टेबल यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं और जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग दे दिया, जैसे सीरियल नंबर हो गया आपका, नेम हो गया आपका, इसके बाद से कोर्स हो गया, प्लस यहाँ पे फी हो गया, फिर यहाँ से पैड हो गया, फिर इसके बाद से ड्यू हो गया। इस तरीके से मैंने बताया था। इतना सारा डेटा बनाने के बाद जैसे हम ये चाहते हैं कि लिखा हुआ टेक्स्ट हमको दिखाई दे और केवल यहाँ से टेबल रिमूव हो जाए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कन्वर्ट टू टेक्स्ट का हम प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम इसका प्रयोग करेंगे तो इससे प्रॉब्लम मतलब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ से केवल टेबल हट जाएगा, बाकी लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जैसे मान के चलिए कि ये टेबल मैंने बनाया है, टेबल के अंदर मैंने डेटा टाइप किया है ना। अब हम ये चाहते हैं कि केवल लिखा हुआ टेक्स्ट ही हमको दिखाई दे, टेबल यहाँ से रिमूव हो जाए। तो इसके लिए लेआउट ऑप्शन पे मैंने आपको बताया था, लेआउट ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो केवल यहाँ से टेबल रिमूव हो जाएगा, आपका हेडिंग वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पुनः दोबारा टेबल आ जाए, तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में मैंने आपको बताया था कि टेबल ग्रुप में आइएगा और यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का प्रयोग करिएगा। तो ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब डेटा को आप क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। जब तक हम डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक जो है इसमें टेबल इंसर्ट नहीं है। तो बस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेबल इसमें आ जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाने लगा। समझ में आया। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और जो आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे आपने नाम सुना होगा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैंने टेबल के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले तो एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि जैसे एक्सेल एक प्रकार की सॉफ्टवेयर होती है। एक्सेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और जैसे मान के चलिए कि एमएस एक्सेल एक प्रकार का एमएस ऑफिस का अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और जिसका प्रयोग हम डाटा एंट्री के सभी कार्यों में करते हैं। और आमतौर पे जब हम एक्सेल के बारे में बात करते हैं तो एक्सेल समझिए कि एक्सेल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो आपके एमएस वर्ड के जस्ट बाद एक्सेल स्टार्ट होने वाला है। उस एक्सेल में जैसे मान के चलिए भी तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, मैंने बताया था। तो टेबल बनाने के बाद क्या यहाँ पे सीरियल नंबर हमको लिखना पड़ता था कि ऑटोमेटिक आ जाता था, लिखना पड़ता था। फिर मान के चलिए कि हम कोई नंबर वगैरह लेते थे तो उसके इसमें नंबर हमको टाइप करना ही पड़ता था। लेकिन अगर हम एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में बात करें तो मान के चलिए कि ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको एमएस वर्ड के ही पेज पे और किसी स्टूडेंट का डेटाबेस आपको तैयार करना है या किसी एम्प्लॉइयों का सैलरी शीट आपको बनाना है और एमएस वर्ड के ही पेज पे आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। जब फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये पूरी तरीके से पता है कि इसमें फार्मूला तो आप लगा सकते हैं लेकिन बहुत सारा फार्मूला इस टेबल में काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको एक्सेल स्प्रेडशीट पे आने की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें नंबर लिखना हो आपको तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे पूरा लिखना पड़ता था ना। लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए कि 250 स्टूडेंट का डेटाबेस अगर हमको बनाना हो तो ऐसे तो नंबर हम लिखते जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपकी काम को आसान करने के लिए आपके एमएस वर्ड की टॉपिक में एक्सेल स्प्रेड्स को रखा गया ताकि आप केवल 1 और 2 नंबर लिखिए और जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऐसे टेबल के अंदर बहुत सारा नंबर आपके सामने आ जाएगा। बाकी कोई सा भी आप डेटाबेस बना सकते हैं, कोई फार्मूला आप उसमें लगा सकते हैं। आप यूं कह लीजिए कि आपको एक्सेल का पेज मिल जाएगा और एक्सेल के पेज पे आपको प्रॉपर तरीके से काम करना। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए एक्सेल स्प्रेड है, हम कैसे काम करेंगे देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले
सबसे पहले आपको आना है टैब में, और इस टैब पे आने के बाद यहाँ पे टेबल पे आना है, टेबल पे आना है, और यहाँ से आपको ले लेना है एक्सेल स्प्रेडशीट। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने अभी आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। अब इसमें आप समझिए, ये आपके सामने एक्सेल का पेज खुला हुआ। कौन सा पेज खुला है? एक्सेल का पेज खुला हुआ। और कोई सा भी अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना हो एमएस एक्सेल में, तो इसके लिए आप इस सेल का इस्तेमाल करेंगे, इस सीट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहीं साइड में क्लिक करते हैं तो आप एक्सेल के पेज से बाहर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? आप खुद देखिए, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या इसमें एक्सेल का ऑप्शन, इसमें एमएस वर्ड का कुछ टैब वगैरह आपको दिख रहा है? सब एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए पूरा एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि फार्मूला और डाटा ये दोनों ऐसे ऑप्शन है जैसे पेज लेआउट, ये जैसे आपका डाटा टैब हो गया, आपका फार्मूला टैब हो गया, ये आपको एमएस वर्ड में नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए, क्या एमएस वर्ड में दिख रहा है? तो इससे आपको आइडिया मिलना चाहिए कि मैंने ये जो टेबल बनाया है, मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन किया है, एक प्रकार का एक्सेल का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया। अब देखिए, इसको जैसे मान के चलिए, आपको करना क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चों का डेटाबेस आपको बनाना हो, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एरो टाइप का आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आप इसके माध्यम से खींच करके आप इसको बड़ा कर सकते। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद से आपको नीचे और भी टेबल बढ़ाना है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी एरो बनेगा, इसके माध्यम से आप इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल के अंदर हेडिंग देने के लिए मैंने आपको बताया, याद करिए, मैंने टेबल पढ़ाते समय छोटे छोटे सेल को एक बड़े सेल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था। तो इसके लिए पहले क्या करना है आपको, देखिए, पहले तो इतना सेल आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मर्ज एंड सेंटर। सबको दिख रहा है? तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मर्ज सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। ये 4 प्रकार का ऑप्शन इसमें आपको दिखाई देता है। लेकिन डेटा को मर्ज करना है तो इसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन का प्रयोग करिए। अब जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टेबल, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सेल को हम सिलेक्शन करके और एक बड़ा सेल हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा हेडिंग आपको देना है, उस हेडिंग को आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने हेडिंग दे दी यहाँ पे, स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। अब देखिए हेडिंग हमारा छोटा है ना, हेडिंग को बड़ा करना है तो पुनः इस पे एक बार क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। कोई दिक्कत? इसके बाद से पुनः मैंने इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन पे आकर के, फिल कलर पे आकर के, और यहाँ से मैंने कोई कलर अप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो वाला कलर ले लिया। हो जाएगा? अब चलिए, अब आपको करना क्या है, इस पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद मैंने आपको बॉर्डर ऑप्शन के बारे में बताया था, बस वही बॉर्डर आपको यहाँ से लगा लेना। फॉन्ट नंबर के जस्ट नीचे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहीं पे बॉर्डर ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें से आपको ले लेना है ऑल बॉर्डर। क्या ले लेना है? ऑल बॉर्डर। क्या टेबल का रूपरेखा चेंज हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, चूंकि एक्सेल का पेज हमारे सामने खुला हुआ है, और एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, इसके बाद एमएस एक्सेल का भी चैप्टर आने वाला। लेकिन पहले हम नॉर्मल तरीके से एक्सेल के बारे में केवल आप ये समझिए कि इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम कुछ हेडिंग दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया सीरियल नंबर, और फिर यहाँ से मैंने टैब दबाया और यहाँ पे दे देते हैं नेम, पूरा नाम लिख दिया, स्टूडेंट नेम। फिर मैंने टैब दबाया और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्स, फिर टैब दबा करके फिर फी मैंने टाइप कर लिया,
और फिर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया पेड, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ड्यू, और फिर यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट। इस तरीके से डेटा मैंने बनाया। अब आप ध्यान से देखिए, सारा हेडिंग एक दूसरे से छुपा हुआ, इसको मैनेज करना। तो इसके लिए पहले आप करिएगा क्या कि जो ये आपको कॉलम दिख रहा है, जो एरो टाइप का दिख रहा है, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे पूरा डेटा आप सिलेक्शन कर दीजिएगा, और यहीं पे आकर के 2 बार क्लिक कर लीजिए, कुछ ऐसे टेबल एडजस्टमेंट हो जाए। अब जैसे मान के चलिए, यहाँ पे मैंने अभी केवल आपका हेडिंग अभी तैयार किया है। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर हमको टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, फिर यहाँ से 2 मैंने टाइप किया। अब तीसरा आपको लिखना पड़ता था टेबल में ना, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक दूसरे को आप पूरी दोनों को सिलेक्शन कर लीजिएगा एक साथ, और यहाँ पे आएंगे तो एक पतला प्लस बनेगा। ध्यान से देखिए, बन रहा है। अब इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं है? एक और तरीका है, मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने 1 यहाँ पे टाइप कर दिया, अब यहाँ पे पतला प्लस बनेगा, और कंट्रोल के साथ इसको आप खींच दीजिए तो भी आ जाएगा। टेबल भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। अब दोनों को एक दूसरे को सिलेक्शन करिए, और पतला प्लस बनेगा, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये टेबल लिखा हुआ आ जाएगा आपके साथ। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम एमएस वर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। वैसे ही जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, फिर यहाँ से 3 मैंने रख दिया। अब इन दोनों को सिलेक्शन करेंगे तो ये विषम नंबर हमारे सामने आ जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, यहाँ पे जो हम डेटाबेस बनाने वाले हैं, वो स्टूडेंट का डेटाबेस हमको बनाना है। तो जैसे मैं कुछ स्टूडेंटों का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे देखिए, ये डेटाबेस मैंने बनाया है, जिसमें सीरियल नंबर मैंने टाइप किया है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स है, फी है, फिर पेड है, फिर ड्यू है, फिर डिस्काउंट है, फिर टोटल अमाउंट। अब जैसे मान के चलिए, अगर कोर्स पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें कोर्स आपको भरना है। जैसे मैंने यहाँ पे डीएफए ले लिया, ट्रिपल सी हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्स का नाम आप भर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे कोर्स का नाम। अब इसको भरने के बाद तब जाकर के आपको फार्मूले का प्रयोग करके आपको देखना है। जैसे ऑफिस मैनेजमेंट हो गया आपका, टैलिस हो गया आपका, बीजी हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्स का नाम हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोर्स का नाम मैंने टाइप कर लिया है। अब इसके बाद से यहाँ पे हमको फी टाइप करना है। तो देखिए, एक चीज आप समझिएगा, जैसे आप साइड में कहीं क्लिक करेंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि आपको एक्सेल के पेज से बाहर आना, तो यहाँ पे साइड में आपको 2 बार क्लिक करना। ये कौन सा पेज खुला हुआ है? एमएस वर्ड का पेज खुला हुआ है। अब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आ गई कि थोड़ा सा हम एक्सेल के पेज पे चले आते हैं, तो आप इसी में आकर के माउस का 2 बार दबाइएगा लेफ्ट बटन, तो आप एक्सेल की सॉफ्टवेयर में एंट्री कर जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद और तब जाके सोचते हैं कि हमारा डेटा तैयार हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इस पे क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसमें कोई फॉर्मेटिंग या कुछ भी एडिटिंग आप कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना। अब चलिए, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फी वाला ऑप्शन, तो फी में जैसे डीएफए का फी है कितना, 9,000 मैंने भर दिया, ट्रिपल सी का 5,000 मैंने भर दिया। इस तरीके से आपको भी डेटाबेस ऐसे बनाना है।
अब चलिए, पेड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने कितना जमा कर दिया। जैसे मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का कोर्स है DFA, उनका फी बताया गया 9,000 रुपया। तो पहले तो रिक्वायरमेंट यही होती है ना कि 1500 स्टूडेंट क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो मान के चलिए कि किसी का 1500 जमा है, किसी का 1000 जमा है, किसी का 500 जमा है, किसी का 2700 जमा है। इस तरीके से सबका अलग अलग यहाँ पे रिकॉर्ड है, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। और एक चीज समझिएगा, एक्सेल का ये रूल है कि जब एक्सेल के सेल में कोई भी अगर स्पेस नहीं मिल पाता है तो उसके इसमें हैच का सिंबल आता है। देखिए हैच का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें आप ये समझिएगा कि इसमें जगह नहीं मिल पा रहा, ये मत समझिएगा कि इसमें गलत लिखा हुआ है, बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें स्पेस नहीं मिल पा रहा। तो स्पेस मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा, सबसे पहले पेज को थोड़ा सा ऊपर करिएगा और यहाँ पे कॉलम पे आने के बाद जब यहाँ से प्लस टाइप का सिंबल बनेगा, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद से जो आप डेटाबेस यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जैसे मैं इसी नंबर को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता। अब चलिए, अब हमको निकालना है क्या, ड्यू निकालना है ना। तो आप एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए कि अगर इस तरीके से हम डेटाबेस अगर हम केवल टेबल में बनाए होते तो क्या ऐसा संभव था कि हम फार्मूले से ड्यू निकाल सकते थे? बोलिए, ऐसा ऑप्शन था कि टेबल से हम ड्यू ऑप्शन निकाल लेते? टेबल में फार्मूला दिया था, लेकिन कौन कौन सा? काउंट का फार्मूला दिया था, और सम का फार्मूला दिया था, मैक्सिमम का फार्मूला दिया था, मिनिमम का फार्मूला दिया था, और एवरेज का फार्मूला दिया था। यही 5 प्रकार का फार्मूला था ना। लेकिन ये हम जो पढ़ रहे हैं एक प्रकार का MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर, और MS एक्सेल की सॉफ्टवेयर में हम हर फंक्शन का, हर फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या एक्सेल टेबल में हमने माइनस का फार्मूला कहीं बताया था? बोलिए, मल्टीप्लाई का फार्मूला, डिवीजन का फार्मूला, वो सारे फार्मूले आप आसानी तरीके से इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए, हमको निकालना है सबसे पहले ड्यू। तो ड्यू कैसे निकालेंगे? ड्यू का मतलब क्या होता है? बाकी राशि। यानी कि जैसे मान के चलिए स्टूडेंट का फीस 9,000 है और उन्होंने 1500 जमा कर दिया, शेष कितना बचा? 7500। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यू का मतलब होता है जो शेष अमाउंट हमको पे आउट करना है। यानी कि अगर 9,000 फीस है तो उसमें मैंने 1500 दे दिया है, तो शेष कितना बचेगा, इसके लिए सिंपली माइनस फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे कि एक्सेल में अब यहां से तो कोई फार्मूला मैंने टाइप नहीं किया है, यहाँ पे कोई फार्मूला मैंने बताया है? अभी कोई फार्मूला नहीं बताया। अब आपको जब ड्यू निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो, टोटल अमाउंट निकालना हो, तो इस केस में फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जैसे देखिए, हमको निकालना है ड्यू, तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। अब देखिए एक्सेल का ये रूल है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूले को आप सॉल्व करिए, लेकिन इसके पहले आपको इक्वल लगाना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि पूरा फार्मूला आप सॉल्व कर देंगे और स्टार्टिंग में अगर इक्वल नहीं है तो पूरा का पूरा फार्मूला बेकार हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? सेम उसी तरीके से आपका एक्सेल भी है। एक्सेल में कोई भी फार्मूले आप सॉल्व करिए, इसके पहले जरूरी होता है कि आप इक्वल टू लगाइए। अब चलिए, किसको सिलेक्शन करेंगे? पी को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमको हमको जो माइनस करना है वो हमको पेड वाला अमाउंट माइनस करना है, और फिर यहां से माइनस का सिंबल लगा के फिर क्या सिलेक्शन करेंगे? पेड को। और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सामने अमाउंट आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? एक बार और बता दे, एक बार और बता दे रहे, ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट का फी है 9,000 रुपये। अरे सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलिए कि आप ही एडमिशन कराने आए हैं और आपसे बोला गया कि ऐसा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपने बताया कि सर मैं DFA करना चाहता हूँ। तो कहेंगे कि ठीक है 1500 आप पहले इंस्टॉलमेंट जमा कर दीजिए। तो पैसा अलग से नहीं लिया जाता है, वो पैसा आपके फी में माइनस होता चला जाता है। तो देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर हम 1500 रुपया जमा कर दिए तो शेष और कितना पैसा हमको देना है, तो सिंपल सी बात है, जितना आपने जमा कर दिया और टोटल फी में से माइनस करेंगे तो जो शेष अमाउंट आएगा वही तो आपको देना होगा। वही फार्मूले से आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे फी को सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैंने फी को सिलेक्शन किया तो यहाँ पे क्या लिख के आया है? D6। तो D6 का मतलब क्या होता है?
अगर आपसे कोई पूछे कि D6 क्या है तो क्या बताएंगे? क्या होगा? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? देखिए D6 के बारे में बात करें तो मैंने आपको टेबल पढ़ाते समय रो और कॉलम के बारे में बताया था, याद है? इसमें कौन रो है और कौन कॉलम है? कौन रो है और कौन सा कॉलम है? क्या चीज? कोई खड़ा होकर बताइए जिसको पूरे तरीके से पता हो, क्योंकि जब तक कंफ्यूजन रहेगा तब तक आपको एक्सेल में भी कंफ्यूजन होगा, ये 100% गारंटी है। अरे मैंने टेबल पढ़ाया था ना, उसमें मैंने रो और कॉलम के बारे में नहीं पढ़ाया था? तब बताइए फिर क्यों कंफ्यूजन है? बताइए कोई। और कोई? और कोई बताइए। देखिए मैंने आपको टेबल में पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, उसमें तो मैंने ABCD का नहीं लिखा था, नंबर मैंने नहीं लिखा था, लेकिन वैसे मैंने नॉर्मली आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको हम रो बोलते हैं। तो इसमें वर्टिकल के रूप में आपको नंबर दिख रहा है ना, तो नंबर को हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और जो अल्फाबेटिकल आपको दिख रहा है इसको हम कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्योंकि अल्फाबेटिकल में ए से लेकर के जो भी आपका जेड होगा या फिर मान के चलिए कि जो भी आपका अल्फाबेटिकल अक्षर होगा उसको हम कॉलम बोलते हैं। और नंबर मतलब जैसे 1 से लेकर के बहुत सारा जो नंबर आपके सामने आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो ABCD वाला कॉलम हो जाएगा और नंबर वाला रो हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम बात करें सबसे पहले D6 के बारे में, तो D6 का मतलब आप बता सकते हैं कि एक प्रकार का सेल है। और कौन सा सेल है? तो एक प्रकार का फी वाला सेल है, जहां D बराबर कॉलम है और 6 बराबर। समझ में आया? क्योंकि टेबल में मैंने आपको बताया है कि रो और कॉलम के कटान बिंदु को मिलने से एक सेल बनता है, यानी कि एक रो मिला और एक कॉलम मिला तब जाकर के एक सेल का निर्माण आपके सामने भी प्रेजेंट में दिख रहा है। कोई दिक्कत? तो जहां D6 बराबर है आप क्या बताएंगे? D बराबर क्या है? D बराबर कॉलम और 6 बराबर। समझ में आया? अब चलिए अब पुनः माइनस करते हैं। अब इसके बाद से मैंने सिलेक्शन किया किसको? अगर पेड़ को सिलेक्शन करेंगे तो क्या लिख आएगा? अगर पेड़ को मैंने सिलेक्शन किया तो क्या लिख के आएगा? जैसे D6 लिखा हुआ है, हाँ क्या लिख के आएगा? क्या लिख के आएगा? E6 लिख के आएगा, क्योंकि 6 वाले रो में ये लिखा हुआ है। इसलिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे E6 आ जाएगा, यानी कि D6 मतलब टोटल फी और E6 का मतलब पेड, और एंटर करेंगे तो हमारे पास ड्यू अमाउंट निकल करके चला आएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब एक्सेल इतना आपको हेल्प देता है, इतना आसान है, और इतना आपके जैसे अगर बात किया जाए तो अभी इतना दिमाग आपके पास नहीं होगा जितना कि एक्सेल के पास है। अभी मैंने मात्र एक ही स्टूडेंट का निकाला है ना, अब आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंटों का लिस्ट आपके सामने दे दिया जाए तो एक्सेल को निकालने में मात्र 1 सेकंड लगेगा। बस उसको एक स्टेप आप बता दीजिए कि एक स्टेप में कैसे आपको मैथमेटिकल्स के फार्मूले का प्रयोग करना है। देखिए बहुत इजी है। अब आपको बार बार स्टूडेंटों का डेटाबेस आपको बनाना नहीं है, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आएंगे तो पतला प्लस बनेगा, दिख रहा है? बस माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। अब मिलाइए, क्या सही निकला है कि गलत निकला? सही है कि गलत है? सही है। आप खुद बताइए कि अगर तो मैंने मात्र 10 ही डेटाबेस बनाया है, अगर ऐसे 100 हो या 150 हो या 250 हो या 500 हो, क्या इसको निकालने में टाइम लगेगा? तो इसके लिए एक्सेल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब बात आती है डिस्काउंट की। तो देखिए, डिस्काउंट लेना सब कोई चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। सही कि गलत है? लेना सब कोई चाहता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। तो बताइए डिस्काउंट हम किस पे निकालेंगे?
कितने लोग टोटल फी वाले हैं? जरा हाथ ऊपर करिए तो आप उनका चेहरा में देख लूं। और बाकी लोग भी उठाइए, हम भी उठा दें। देखिए डिस्काउंट जो है टोटल फी पे नहीं मिलेगा, ड्यू पे मिलता है भैया। अगर आप टोटल फी पे डिस्काउंट निकालेंगे तो फायदा किसको होगा, आपको कि संस्था को? संस्था को फायदा होगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए डिस्काउंट दो ऑप्शन पे मिलता है। अगर आपने कुछ पैसा पेड कर दिया तो शेष अमाउंट आपका ड्यू में बचा हुआ, तो ड्यू पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अपने इंस्टीट्यूट में दो प्रकार का डिस्काउंट ऑफर चलता है। अगर आप पहली बार एडमिशन कराने आते हैं और एक बार आप फीस जमा करते हैं तो आपके फी में 15% 10% की छूट दे दी जाती है। तो ये स्टार्टिंग वाला ऑफर हो गया जो आपको टोटल फी पे मिल रहा। लेकिन अभी पिछले महीने आपको ऑफर मिला था कि जितना पेमेंट आपका जमा है, या सॉरी जितना पेमेंट आपका बाकी है उस पे कम आपका मतलब जो संस्था है 15% डिस्काउंट आपको दे रहा। तो आप एक बात बताइए, पूरा फी को जोड़ करके तब 15% माइनस निकलवाएंगे, तो जो शेष बचा है उसी पे तो आप 15% लेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें अगर दो कंडीशन में हमको डिस्काउंट निकालना होता है। अगर टोटल फी पे निकालते हैं तो टोटल फी पे भी आपको डिस्काउंट निकालना होता है। अगर आपने कुछ पैसा पेड कर दिया तो शेष आपके पास कितना पैसा बचा है उस पर डिस्काउंट हम निकालते हैं। तो इसमें जो डिस्काउंट निकलेगा वो आपका ड्यू पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? ड्यू पे निकलेगा। तो चलिए अब मान के चलिए कि हर एक कोर्स में 10% का छूट मिलेगा। और छूट क्यों दी जाती है? क्योंकि बच्चे टाइमली पैसा जमा करते, इसीलिए तो छूट दी जाती है। जैसे मान के चलिए कोई आपने किसी को 10,000 रुपया उधार दे दिया और वो पैसा बार बार मांगने के बावजूद भी आपको नहीं दे पा रहा, अरे अरे यार ले लेना, कल ले लेना, कल ले लेना, इस तरीके से करते करते 5-6 महीने चला दिए। आपका दिए कि चलिए जो आपको 10,000 रुपया देना है उसमें से मैं 1,000 रुपया छोड़ दे रहा हूँ, आप ला करके पूरा पैसा जमा जल्दी करिए। तो क्या टाइम लगेगा उसको जमा करने में? तो डिस्काउंट पाएगा तो तत्काल मिला करके पैसा पता नहीं कहां से ला करके आपके पास जमा कर दिया। तो टाइमली कलेक्ट भी हो जाता है आपका पैसा, और प्लस जिसको देना होता है उसके लिए कुछ लाभ भी मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है डिस्काउंट। तो बताइए डिस्काउंट निकालना किसको किसको आता है? बताइए डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? हाँ और कोई? जैसे मान के चलिए कि एज्यूम करिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँ। आप जैसे मान के चलिए कि आपने मॉल में चला गया सामान लेने के लिए, कोई जींस है आपको पसंद आ गई, ध्यान से समझिएगा, और उस पे लिख दिया गया लेबल पे कि आपको ये कंपनी इस जींस पे 15% का ऑफ दे रही है। तो फिर क्या करेंगे? आप निकाल करके पहले ये चेक करेंगे ना कि कितना पैसा हमको देना है, नहीं तो पता ये चलेगा कि वो 15% दे क्या रहा है, 15 से ज्यादा आपसे ले लेगा अगर नहीं निकालना आता। डिवाइड कर देंगे 100 से, बहुत अच्छा, बस सही करना। जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 10 मिल रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 15 मिल रहा है तो 15 से मल्टीप्लाई करिए, अगर 50 मिल रहा है तो 50 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से। क्योंकि कभी भी डिस्काउंट निकालना होता है तो डिवीजन का फॉर्मूला जरूर लगाते हैं, लेकिन डिवाइड जरूर 100 से हम करें तो एक्चुअल वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो चलिए बताइए 7500 का 10% कितना होगा? कितना होगा? अरे बहुत आसान है, अगर 10% की बात हो रही है तो एक एक जीरो सब में से माइनस कर दीजिए, एक एक जीरो सब में से माइनस कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो वो आपका डिस्काउंट निकल करके चला है। देखिए मैं आपके सामने निकाल रहा हूं, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल करेंगे और किसको सिलेक्शन करेंगे? ड्यू को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 10 से, क्योंकि मात्र 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10 से भागा है, 10 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करना है कितना से? 100 से, बस डिवाइड कर दीजिए और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। 1 मिनट, मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिएगा, स्टार के टाइप में आता है, और यहाँ पे 10 लिखिएगा डिवाइड बाई 100 और बस एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब एक निकल गया तो इसके आधार पे आप पूरा निकाल सकते हैं, बस इस पे क्लिक करिएगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। देखिए किसी को कोई दिक्कत है? और क्या चेंजिंग देखने को मिला है तो देखिए आप खुद मिलाइए, केवल एक जीरो बस हटा है, खुद देखिए
एक ही जीरो बस हटा है ना। तो इतना समझिए कि मैंने आपको 10 के बारे में बताया, अगर 15 हो 20 हो तो क्या करेंगे, उतना से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब हमको निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? अब देखिए टोटल अमाउंट निकालना हो, आप खुद बताइए। ये तो पैसा तो आपको देना नहीं है, ये तो आपने पेड कर दिया है पहले से। पैसा जो देना था आपको यही देना था ना। अब चलिए इस पे भी 750 ऑफ हो गया, तो जो शेष बचेगा वही तो पैसा आपको देना है। तो देखिए इसके लिए अगर आपको टोटल अमाउंट अगर आपको प्राप्त करना हो तो ड्यू अमाउंट में से डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे आपको अपनी फी में 7500 रुपया सर को देना था, सर बोले कि ऐसा है कि 10% तुम्हारे फीस में माफ कर देते हैं और जो शेष पैसा बचा है उसको लाके जमा कर दो। तो आप जो माइनस करेंगे वो ड्यू में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। यानी कि इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा किसको, ड्यू अमाउंट को, और इसमें से भी माइनस करेंगे किसको, डिस्काउंट। अब एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने पेड के बारे में सुना है, क्या उसी तरीके से हमको डिस्काउंट भी तो बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का पेड किया हुआ पैसा है? जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले किसको, डिस्काउंट को। अभी मैंने कहा बताया, इसको बता दें। देखिए जैसे डिस्काउंट आपको निकालना हो सबसे पहले, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल करना है और सिलेक्शन करेंगे किस अमाउंट को, ड्यू को सिलेक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे, डिवाइड बाई 100 और बस एंटर कर देंगे, ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए अब आप बात आती है टोटल अमाउंट का, यानी कि ड्यू में से हम डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 7500 आपको देना था और आपने 750 पहले ही सर से बात करवा के छुड़वा लिया, उतना आपने छूट करवा लिया, तो जो शेष बचेगा वही तो पैसा आपको देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करने के बाद और माइनस लगा करके किसको सिलेक्शन करेंगे, डिस्काउंट को, और बस एंटर कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो यही अभी स्टार्टिंग का फार्मूला था आपका एमएस एक्सेल का, जो मैंने अभी आपको बताया। एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ऑप्शन बताएंगे, पहले आप इतना केवल समझिए कि हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा? कौन सा टेबल को बना लीजिए पहले आप लोग।